तो अब हम देखते हैं व्हाट इज बर्नौलीज थ्योरम। अब बर्नौलीज थ्योरम एक आइडियल फ्लूइड के लिए काम करता है, ठीक है। आइडियल फ्लूइड क्या है? जो स्ट्रीमलाइन फ्लो करे, जो नॉन विस्कस हो और जो कि इनकम्प्रेसिबल हो, ठीक है। तो ये उसके फीचर्स हैं। तो यहाँ पे जब कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तब क्या होता है? टोटल एनर्जी एट वन एंड इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट अनदर एंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी टोटल एनर्जी दोनों एंड पे निकालेंगे और उसको इक्वेट करके बर्नौलीज थ्योरम निकालेंगे। तो बर्नौलीज थ्योरम में क्या होता है? टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट, मतलब पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में जो टोटल एनर्जी है वो दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब पॉइंट 1 की एनर्जी पॉइंट 2 के एनर्जी से इक्वल होगी। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी एनर्जी है। तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फर्स्ट प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी हो जाती है, तीन चीजों से बन रही है। एक है प्रेशर एनर्जी, एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। तो इन तीनों एनर्जी का सम दोनों पॉइंट पे इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब दोनों पॉइंट पे ये एनर्जी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी क्या होती है? जो एनर्जी प्रेशर के कारण आती है, मतलब PV। तो प्रेशर एनर्जी होती है PV। अब हम देखते हैं दूसरा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन के कारण जो एनर्जी आती है, तो वो क्या होती है? हाफ mv²। तीसरा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब हाइट के कारण जो एनर्जी आती है, तो वो है mgh। अब क्या है? इन तीनों एनर्जी का सम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो जो एनर्जी इन तीनों का सम इस पॉइंट पे आएगा वही एनर्जी इस पॉइंट पे भी आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि इन दोनों एनर्जी का सम जो है वो कांस्टेंट आना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि इस एनर्जी को बर्नौलीज थ्योरम में हम कैसे यूज करते हैं। तो अब हम निकालते हैं व्हाट इज द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बर्नौलीज थ्योरम के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से। तो यहाँ पे वॉल्यूम से तीनों को ही डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया तो बच गया P प्लस, अब यहाँ पे m/v मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो m/v होता है डेंसिटी। तो अब हम क्या लिख देते हैं कि यहाँ से मुझे मिला 1/2 ρv का स्क्वायर। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ भी आ गया m/v, तो ये क्या होता है? डेंसिटी। तो यहाँ पे आ जाएगा ρgh। तो यहाँ पे अब टोटल एनर्जी का क्या इक्वेशन बन गया? प्रेशर प्लस 1/2 ρv² प्लस ρgh। तो ये है बर्नौलीज की मेन इक्वेशन, और यही इक्वेशन जो इस पॉइंट पे निकाली जाएगी और जो इस पॉइंट पे निकाली जाएगी वो दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल। तभी जाके हमारा बर्नौलीज थ्योरम हमें समझ आएगा। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ने क्या निकाला था? P। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए ये हो जाएगा P1। दूसरा था हाफ रो, यहाँ वेलोसिटी क्या है? v1, तो ये बनेगा v1 का स्क्वायर प्लस ρgh। ρgh यहाँ पे क्या है? हाइट h1 है, तो यहाँ लिख देंगे h1। तो ये तो था पॉइंट 1 के लिए टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब पॉइंट 2 के लिए भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा P2 बन जाएगा प्लस हाफ रो v2 बन जाएगा, v2 का स्क्वायर प्लस ρg और हाइट है h2। तो यहाँ पे पॉइंट 2 के लिए ये टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। तो ये दोनों एनर्जीज दो पॉइंट पे जो मिल रही है वो आपस में क्या है?
इक्वल। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया व्हाट इज द बर्नौलिस थ्योरम। तो ये है हमारा फाइनल बर्नौलिस थ्योरम का मेन इक्वेशन। तो दिस इज द बर्नौलिस थ्योरम फाइनल इक्वेशन फॉर पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। तो अब हम देखते हैं बर्नौलिस थ्योरम का एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास हार्ट दिया हुआ है और हेड दिया हुआ है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि हार्ट से पंप होके ब्लड हेड की तरफ जा रहा है। उन दोनों के बीच की हाइट है 50 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, क्या चीज दी हुई है, हमारे पास डेंसिटी ऑफ ब्लड दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ बर्नौलिस थ्योरम। तो जैसा कि मुझे पता है कि बर्नौलिस थ्योरम की इक्वेशन होती है P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। अब क्या चीज़ सेम रहेगी, यहाँ पे वेलोसिटी सेम रहेगी। ठीक है, कि जो इस वेलोसिटी से हार्ट में फ्लो कर रहा है सेम विद इन हेड में भी करेगा। तो क्या हो गया, V1 इज इक्वल टू V2 हो गया। तो यहाँ पे हमारे को पता है V1 जो है वो V2 के इक्वल है। तो इसका मतलब हाफ रो V1 इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर। तो ये दोनों फैक्टर क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। तो बाकी चीज़ें हम नीचे लिख लेते हैं, दैट इज P1 प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2। अब क्या करेंगे, इस प्रेशर को इधर ले आते हैं। तो ये आ गया P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो G, इसको इधर ले जाने के बाद आ गया H2 माइनस H1। अब H2 माइनस H1 क्या होगा, जो कि दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में सारे ही जो यूनिट्स हैं वो CGS यूनिट्स हैं। ठीक है, मतलब यहाँ सेंटीमीटर है, ये भी हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर है। तो CGS में ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आ गया डेंसिटी ऑफ ब्लड इज 1.06 और G कितनी होगी CGS में 980। H2 माइनस H1 क्या होगा, दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सॉल्व करके हमें मिला 5.194 इंटू 10 की पावर 4 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रेशर डिफरेंस हमारा आ गया 5.194 इंटू 10 की पावर 4 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल गया कि अगर मुझे ब्लड को पंप कराना है हार्ट से हेड की तरफ तो इतना प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए। तो कितना प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, 5.194 इंटू 10 की पावर 4 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं बर्नौलिस थ्योरम का एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एक कॉनिकल पाइप दी है जिनके डायमीटर्स डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे डायमीटर है 60 सेंटीमीटर और यहाँ पे डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। यहाँ मुझे प्रेशर डिफरेंस दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। निकालना क्या है, फ्लो रेट निकालना है कि पानी किस रेट से वहाँ पे फ्लो करेगा। तो Q होता है फ्लो रेट और इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू A इंटू V, मतलब कि एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे पाइप जो है कॉनिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लो रेट होएगा वही फ्लो यहाँ भी होगा। तो इसका मतलब A1V1 इज इक्वल टू A2V2। ठीक है, तो A1V1 इज इक्वल टू A2V2 है। इसका मतलब जितना फ्लो यहाँ पे है उतना ही फ्लो यहाँ पे है। ठीक है, और इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो दिस इज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन A1V1 इज इक्वल टू A2V2। अब हम इसे सॉल्व करना देखते हैं। तो A1 क्या है, एरिया। एरिया कैसे निकलता है, पाई D1 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू V1। अब यहाँ पे एरिया क्या आएगा, पाई D2 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू V2। अब क्या होगा, पाई बाई 4 से ये दोनों कैंसल आउट हो गया।
अब डायामीटर की वैल्यू कितनी है 60, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60 का स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60, V1 इज इक्वल टू D2 क्या है 20, तो लिखेंगे 20 इंटू 20 इंटू V2। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा 3 and 3, मतलब कि 9V1 इज इक्वल टू V2। तो यहाँ से V1 और V2 के बीच में मुझे इक्वेशन मिल गई 9V1 इज इक्वल टू V2। तो V1 और V2 के बीच में रिलेशन हमें मिल चुका है। अब हम इसे यूज करते हैं इन द बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज की इक्वेशन क्या बोल रही थी, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। तो कॉनिकल ट्यूब की हाइट सेम रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब H1 जो है वो H2 के इक्वल है। इसका मतलब रो GH1 इज इक्वल टू रो GH2। तो यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। अब हम शिफ्टिंग कर देंगे प्रेशर को यहाँ पे, तो ये आ जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ गया हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अब हमने यहाँ से जो देखा था उसको सॉल्व करेंगे, मतलब V2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से हमारे आ गया P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ, और रो क्या है वाटर की डेंसिटी, वो होती है 1 CGS में। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं इंटू 1, V2 का मतलब 9V1, मतलब ये लिखेंगे 9 इंटू 9 81 V1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अब ये है प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज 100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ से हम लिख देंगे H रो G की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आगे सॉल्व कर लेते हैं, हाफ इंटू 1, 81 माइनस 1 इज 80 V1 का स्क्वायर, ये भी सॉल्व करके आ जाएगा 40 V1 का स्क्वायर इक्वल टू, अब ये पुट करते हैं, हाइट क्या दी हुई है 100, डेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है 1, और ग्रेविटी की वैल्यू है 980। तो इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करके ये वैल्यू आती है 49.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की 1 वैल्यू निकल चुकी है। अब हमें मेन मुद्दा क्या है, फ्लो रेट निकालना। फ्लो रेट हमें पता ही है कि क्या था, Q इज इक्वल टू A1 इंटू V1। अब क्या है, V1 हमें मिल गया है, एरिया हमें पता है, सॉल्व कर लेंगे। तो Q इज इक्वल टू A1 इंटू V1, ठीक है। अब हमारे पास A1 क्या है, पाई D1 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू V1। अब पाई बाय 4, D1 का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर मतलब 3600। वेलोसिटी 1 की वैल्यू है 49.5। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिल गया 900 पाई। तो Q की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आई 900 इंटू पाई इंटू 49.5। तो Q की वैल्यू हमें मिलेगी 1.4 10 की पावर 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ से मेरे को फ्लो रेट ऑफ वाटर मिल गया दैट इज 1.4 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर क्यूब बाय सेकेंड। तो अब हम करने जा रहे हैं बर्नौलीज थ्योरम का एक न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक प्लेन दी हुई है। अब प्लेन के विंग्स को देखना है। विंग्स कितनी है, एरिया 30 मीटर पर स्क्वायर, इसका भी और इसका भी। और इस विंग के ऊपर की वेलोसिटी है 90 मीटर पर सेकेंड, और विंग्स के नीचे से जो एयर जा रही है दैट इज फ्लोइंग विथ 70 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये चीज जो है वो हमें ये डाटा दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, फर्स्ट अपलिफ्ट, क्या फोर्स लग रहा है, ठीक है, और सेकेंड मास ऑफ द प्लेन कितना है। तो अब हम इसे करना शुरू करते हैं। अब इसे करेंगे तो हम देख रहे हैं कि जो विंग्स हैं, विंग्स के ऊपर और नीचे की एयर का वेलोसिटी डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे काम करेगा बर्नौलीज थ्योरम। तो जैसा कि हमें पता है
कि बर्नौलिस थ्योरम के हिसाब से एनर्जी एट अपर एंड ऑफ विंग इज इक्वल टू एनर्जी एट लोअर एंड ऑफ द विंग। अब एनर्जी में क्या क्या चीजें आ गई? एनर्जी में आ गया पहला प्रेशर P1, दूसरा आ गया काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ रो V1 का स्क्वायर, तीसरा आ गया पोटेंशियल एनर्जी दैट इज रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता चला कि एक विंग के अपर एंड पे ये एनर्जी है जो कि लोअर एंड की एनर्जी से इक्वल है। तो अब हम देखते हैं कि हाइट क्या होगी। अब हमें पता है कि विंग की हाइट जो है वो तो इक्वल ही रहेगी। इसका मतलब कि अपर एंड पे भी है सेम और लोअर एंड पे भी है सेम। इसका मतलब H1 जो है वो H2 के इक्वल है। इसका मतलब यहाँ रो GH1 है तो ये भी रो GH1 हो गया। तो एक तरीके से ये दोनों क्या हुए? कैंसल आउट। ठीक है, तो बाकी एनर्जीज हम लिख लेते हैं दैट इज P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या देख रहे हैं, इस प्रेशर को हम इधर ले आते हैं तो ये मेरे पास बनेगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, और इसको हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। तो रो की वैल्यू क्या है? रो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ एयर, जो कि हमें दी हुई है दैट इज रो ऑफ एयर इज इक्वल टू 1.29 kg पर मेट्रिक क्यूब। तो ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया हाफ इंटू 1.29। अब यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू हमें दी हुई है V2 दैट इज 90 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया हाफ इंटू 1.29, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले हम लिखते हैं a माइनस बी, मतलब 90 माइनस 70 इज 20 और a प्लस बी इज, तो a प्लस बी इज 90 प्लस 70, तो ये हो जाएगा 160। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये और ये कैंसल आउट हो गया और बाकी सॉल्व करके P1 माइनस P2 हमें मिला। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके मेरे पास आएगा P1 माइनस P2 इज 2064 पास्कल। तो हमारे पास प्रेशर का डिफरेंस आ गया 2064 पास्कल। तो अब हमें क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट पे फोकस करना है दैट इज अपलिफ्ट, मतलब विंग्स को कितना अपलिफ्ट मिल रहा है, मतलब कितना फोर्स मिल रहा है। तो हमारे को एक चीज याद है कि हम पहले करते थे प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो वही चीज अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मेरे पास प्रेशर दिया हुआ है और एरिया ऑफ विंग्स भी मुझे पता है। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों को यूज करके फोर्स निकाल लूंगी, इसका मतलब कि अपलिफ्ट निकाल लूंगी। तो एरिया यहाँ पे क्या है, विंग्स कितने होते हैं? 2, तो एरिया क्या होगा, इन दोनों का सम, मतलब कि 30 प्लस 30 मतलब कि 60 मीटर स्क्वायर जो है एरिया हम लेंगे। तो प्रेशर की वैल्यू हमें अभी निकालनी है दैट इज P1 माइनस P2 इज 2064 पास्कल। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आ गया 2064 इज इक्वल टू फोर्स और एरिया कितना है 60 मीटर स्क्वायर। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फोर्स की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ से मुझे मिलती है फोर्स इज इक्वल टू 123,840 न्यूटन। तो फोर्स की वैल्यू आ गई दिस मच। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया दैट इज अपलिफ्ट निकालना, तो वो हमारे को ये मिल गया 123,840 न्यूटन इज द अपलिफ्ट। अब हम निकालते हैं सेकेंड बात, मास ऑफ प्लेन। ठीक है, कि प्लेन का मास क्या होगा। तो मास ऑफ प्लेन निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है दैट इज F इज इक्वल टू
m इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ पे मास जो है वह निकलेगा जो कि प्लेन का मास है। अब फोर्स की वैल्यू हमने अभी निकाल ली थी, दैट इज 123840 न्यूटन। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, दैट इज 123840 न्यूटन इक्वल टू m, और ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8। तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 123840 डिवाइडेड बाय 9.8। सॉल्व करके आएगा हमारे पास 12636.7 और साथ में kg। सेकेंड पार्ट भी हमारा निकल गया है, दैट इज मास ऑफ प्लेन इज इक्वल टू 12636.7 kgs। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। तो अपलिफ्ट निकालना था, अपलिफ्ट मतलब कि किस फोर्स के साथ प्लेन ऊपर उड़ेगा, तो दैट इज 123840 न्यूटन। तो दिस इज द अपलिफ्ट फोर्स। ठीक है, सेकेंड चीज निकालनी थी कि मास ऑफ द प्लेन कितना है, तो उसकी क्या वैल्यू आ गई 12636.7 kgs। तो इस तरीके से हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया।